हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो आपके अपकमिंग जेई मेन सिस्टम एग्जाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, और कुछ थ्योरी पार्ट्स भी हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे, है ना। साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि उसी एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, कुछ नए अम, तरीके आप क्वेश्चंस को करने के लिए सीखोगे। एक ही क्वेश्चंस को करने के अलग अलग मेथड होते हैं, उस चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस, ठीक है, और इसके रेशियो हमें m/n दिया हुआ है, और इसमें से चार ऑप्शन है, इसमें से हमें एक बताना है कि कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ें समझ में आएगी। और जो फर्स्ट थॉट हमारे पास माइंड में आता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फिर से लिख लेते हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट्स की बात कर रहा है, और दो रूट्स रेशियो में दिया हुआ है, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे। तो फर्स्ट माइंड में आता है कि हम अल्फा बीटा इसको एज्यूम कर लें, और अल्फा बीटा एज्यूम करके प्रॉपर्टी, रूट्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, इस दोनों को हम यूज कर लेंगे। हमारा जो ऑप्शंस हैं उसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ ये रेशियो वाले टर्म्स और ये कोफिशिएंट्स के टर्म सारे ऑप्शन में इन्वॉल्व है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया अल्फा बीटा, इसको हमें एलिमिनेट करना होगा, है ना। तो आपको इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें एक और रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों के बीच में रेशियो जो है वो m/n है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बाई बीटा की वैल्यू m/n हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब देखो हमारे पास तीन इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं अल्फा और बीटा, और हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। आपको इस दोनों को सॉल्व, इस तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या करना है, वी हैव टू एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा, है ना। लेकिन इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। लेंदी इन द सेंस कि आपके पास दो अननोन है और उस दो अननोन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये मेथड भी सही है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा मेथड भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रूट्स का रेशियो हमें दिया हुआ है। ठीक ना, रूट्स जो है वो m/n रेशियो में है। तो हम इसी रेशियो को यूज करके जो हमें इसके रूट्स एज्यूम करने हैं, वो रूट्स हम लोग इस तरीके से चूज कर सकते हैं। m टाइम्स सम, कुछ भी नंबर्स आप एज्यूम कर लो, m टाइम्स, जैसे हम लोग अल्फा ले लेते हैं, और दूसरा रूट n टाइम्स अल्फा, है ना। तो अभी भी देखो कि रेशियो जो है वो, रूट्स का जो रेशियो वो अभी वो m/n में प्रिजर्व है ना। तो जब भी आपके पास रेशियो में कुछ टर्म दिया रहे, तो दो वेरिएबल लेने से बेटर क्या है कि हम एक वेरिएबल में काम करें। यहाँ पे सिर्फ अननोन क्या है, अल्फा अननोन है। ठीक है, ये अल्फा और ये अल्फा डिफरेंट है, दोनों अलग अलग मेथड है। अब देखो फिर इसी क्वेश्चन में हम फिर से वही रूट लगाएंगे, लेकिन अब हम ये अल्फा बीटा यूज नहीं करके एम अल्फा और एन अल्फा के टर्म्स में बात करेंगे, है ना। यहाँ पे एम अल्फा सम ऑफ रूट्स एन बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एम अल्फा इंटू एन अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, है ना। और अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे भी जनरेट हुआ, यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन बनाना पड़ा था, जबकि यहाँ पे दो इक्वेशन से ही काम हो जाएगा, है ना। और इस दोनों को यूज करके हमें फिर से क्या करना है, एलिमिनेट करना है अल्फा को। क्यों अल्फा को एलिमिनेट करना है, इसलिए करना है क्योंकि जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं वो सारे ऑप्शंस कोफिशिएंट्स और रेशियो के टर्म में, इसमें कहीं भी रूट्स का कोई टर्म नहीं है। और ये अल्फा तो हमने खुद से एज्यूम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें उसे हटाना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप सिंपली देखोगे कि इस वाले से हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, m टाइम्स n इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए, और पहले वाले से देखो क्या है,
अल्फा टाइम्स m प्लस n इक्वल टू b बाई ए माइनस टाइम्स, है ना। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, यहां से देखो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, c बाई ए एम एन, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई ए एम प्लस एन। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको स्क्वायर करके इसके इक्वेट कर देना है। ठीक है, और ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है एम प्लस एन का होल स्क्वायर का टर्म जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशंस को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और इसको इक्वेट कर देंगे। इसको जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सी बाई ए एम एन। एक ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू एम एन इक्वल टू सी टाइम्स ए इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को सॉल्व करना था, इसलिए हमारे पास, और जो हमारा आंसर था वो, है ना, वो वाला जो था वो जल्दी सॉल्व हो गया एक्चुअली में, ध्यान दोगे अब तो। ठीक है, तो ऑप्शन है एम एन बी स्क्वायर, है ना, ये देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, आप बस को देखना है कि उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें और क्या मेथड हम अप्लाई करें, है ना। तो अब हम इसी इसी पार्ट में आपको एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चंस भी आ जाता है, जहाँ पे रूट्स के टर्म में वो आपसे, अब क्योंकि रूट्स है तो रूट्स में वो अर्थमेटिक मीन का भी क्वेश्चंस लगा सकता है ना, और प्रोग्रेशंस के भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोग्रेशन वाला पार्ट आएगा या उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उसके थ्योरी वाले पार्ट हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो रूट्स में ही कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस देख लो, जैसे मान लो कि हमारे पास फिर से एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके रूट्स हमें दिए हुए हैं, बोल रहा है कि इसके रूट्स हमारे पास एपी में है ना, बोल रहा है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी। ठीक है, तो रूट्स इसके एपी में है, हमें करना क्या है, क्वेश्चन है फाइंड दी रूट्स। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहा हो, क्योंकि रूट्स एपी में बात कर रहा है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स होंगे, है ना। अब 3 रूट्स जब इसके होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन फिर से आ जाता है कि आप 3 रूट्स इस तरीके से एज्यूम करो। लेकिन प्रॉब्लम फिर यहाँ पे क्या होगी कि 3 रूट्स आप चूज कर रहे हो तो ये 3 रूट्स आपके 3 अननोन की तरह काम करेगा, तो आपको फिर 3 इक्वेशन मिनिमम आपको चाहिए। लेकिन क्योंकि एपी की बात कर रहा है और एपी में अगर हमें 3 नंबर खुद से चूज करना है तो हम इस तरीके से चूज करेंगे, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ये आपके पास अल्फा के इक्वल हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो हम इस तरीके से नहीं चूज करके, इस तरीके से नहीं चूज करेंगे, हम इस तरीके से चूज करेंगे। ठीक है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये मेथड ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें अननोन देखो सिर्फ 2 ही अननोन है, ए और डी, और यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है। फिर से आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ, सम ऑफ रूट्स लगाओ, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम लगाओ, और फिर वहां से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेई में। बस आपको मेथड थोड़ा सा सही रखना है ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोमेन रेंज का क्वेश्चन है, फंक्शन वाले पार्ट में आप इसको ऑलरेडी कर चुके होंगे आई होप। यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो ये वाला फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन में आप अगर ध्यान दोगे तो आपके पास बेसिकली जो डोमेन में कंट्रीब्यूट करेगा वो 2 पार्ट होगा, एक ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट और दूसरा ये लॉग वाला पार्ट। ठीक है, स्क्वायर रूट से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट वाले पार्ट
हमेशा क्या होता है, ऑलवेज, इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट में कुछ भी टर्म आए, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पार्ट हो, ये वाला पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये वाला पार्ट है। दूसरा लॉग वाला पार्ट है। लॉग वाले पार्ट में हमें ध्यान देना है कि लॉग के साथ में जो भी यहाँ पे, ठीक है, लॉग का एक्चुअली में दो पार्ट होता है, एक ये नंबर वाला पार्ट और एक ये बेस वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये बी हो गया और ये एन हो गया। तो लॉग वाले पार्ट से जब भी आपको डोमेन निकालना होगा, यहाँ पे 3 कंडीशन चेक करने होते हैं। एन जो होना चाहिए वो ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जो बेस है, बेस हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में देखोगे तो बेस कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बेस को हम यहाँ पे ई एज्यूम कर सकते हैं। तो ई वाला पार्ट तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पार्ट चेक करना है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा पार्ट है लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। इस वाले पार्ट से अगर हम चेक करेंगे तो नंबर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, एक्स माइनस 1, क्या लिख पाएंगे, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट से हमारे पास ये पार्ट आ गया। दूसरे वाले पार्ट में देखोगे स्क्वायर रूट का टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और ये यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, वेवी कर्व मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और वेवी कर्व मेथड आप देख चुके हो। फैक्टर्स, इसको फैक्टराइज कर दो और फैक्टर्स को यहाँ पे मार्क करके आप इस तरीके से वेव बना सकते हो, अपर पार्ट पॉजिटिव और लोअर पार्ट नेगेटिव। हमें ग्रेटर देन 0 का टर्म चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो अपर वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को लिखेंगे। तो इस वाले पार्ट से हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, x बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन होता है, और यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, ठीक है। इक्वल टू का साइन है इसलिए हमने इस दोनों पॉइंट को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया और ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। क्योंकि दोनों पार्ट हमारा एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए हम दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट्स में हमें 1 और 2 का इंटरसेक्शन आपको लिखना है, वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ये ग्रेटर देन 1 है तो ये 1 से आगे हो जाएगा। ये वाले पार्ट के लिए अगर बात करें तो ये -1 से पीछे की तरफ है और 1 से आगे की तरफ है, ठीक है। इस वाले में देखो कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, पर इस वाले पार्ट में इंक्लूडेड है इसलिए हम डॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, तो कॉमन पार्ट ये वाला है, और कॉमन पार्ट में 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी ओपन, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। थोड़ी सी गलती होगी तो आपका मार्किंग फिर गलत होने लगेगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट इंक्लूडेड है और कौन सा पॉइंट नहीं है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड पे। थर्ड एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये dx, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो फिर से, क्योंकि ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है और डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट -1 to 1 x dx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 to 1
और ये x टू dx। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ब्रांच फंक्शन होता है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जहां जहां आपके पास ब्रांच फंक्शन आएगा उस वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मॉड वाले पार्ट में भी ट्रू होता है, क्योंकि वो भी एक टाइप का ब्रांच फंक्शन ही होता है। तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपके पास ग्राफ ऑलरेडी आपको पता है, ये इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये ऐसा कुछ है। हमें -1 से 1 की बात बोल रहा है, तो हमें इसको एक जगह पे ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ पे? 0 पे, क्योंकि ये 0 पे दो, इस इंटरवल में ये 0 पे ब्रेक हो रहा है। तो हम इसको -1 टू 0, सॉरी -1 टू 0 और प्लस माइनस को बाहर ले लेते हैं, और ये 0 टू 1 दो पार्ट में हमने ब्रेक किया। -1 से 0 में ये वैल्यू क्या दे देगी? -1 dx, और 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये 0 dx। और इस दोनों पार्ट को आप क्वेश्चन को सॉल्व करके, ये इंटीग्रेशन इजी है, बेसिक सा इंटीग्रेशन है, ये भी बेसिक सा और ये भी बेसिक सा है। ठीक है, ये तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, बाकी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक मेथड है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे फिर से कि थोड़ा सा लेंदी हो गया है। ठीक ना, तो हम दूसरे मेथड से चलते हैं और इसको हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कैसे होगा। फिर से क्वेश्चन हमारे पास वही है, -1 टू 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑफ dx, है ना। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक्चुअली में होता क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये -1 टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx है। और आपको फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ अगर याद हो, तो इस क्वेश्चन को आप ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो, और एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। फ्रैक्शनल पार्ट x 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना। तो ये हमारा 1 हो गया। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन बन जाता है, और ये इस तरीके से आगे, ये इसी टाइप से आगे भी बढ़ते जाता है। तो बाकी पार्ट को हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। क्योंकि इंटरवल हमें -1 से 1 दिया हुआ है, तो हम सिर्फ यही पार्ट ड्रॉ करेंगे। क्योंकि कर्व ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऑलरेडी ये ऊपर है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हो कि यहाँ से जो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, वो आपको क्या देगा? वो आपको एरिया अंडर द कर्व ही देगा, क्योंकि ये टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे, तो जो आपका एरिया होने वाला है, वो ये वाला पार्ट आने वाला है ना, एरिया अंडर द कर्व। और इस एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस दोनों का एरिया निकालेंगे। ये ट्रायंगुलर पार्ट हमें दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस, बेस लेंथ कितना है? 1, और हाइट कितनी है? हाइट भी इसका 1 है ना। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। क्योंकि सिमिलर टाइप का कर्व है, तो इसका भी ये वाला एरिया हमारे पास कितना हो गया? हाफ। और ये वाला एरिया कितना हो गया? हाफ। दोनों को ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ 1, है ना। तो देखो कि यही क्वेश्चन कितना जल्दी हमने सॉल्व किया, और जल्दी हम लोगों ने आंसर भी निकाला। ठीक है, तो बस मेथड आपको समझ में आना चाहिए, कहाँ पे फंक्शन को ब्रेक करना है, क्या करना है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जेईई मेंस में कुछ भी टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको बस क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सॉल्व इजीली होगा। अगर किसी में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चंस को स्किप करके आगे मूव कर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर बाद में टाइम मिलेगा तो उस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, और ये चीज ध्यान रखना कि हाइट एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन आपके पास हमेशा आएगा ही। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के शिफ्ट में आएगा ही। तो इस वाले पार्ट को, ये तो आपका पूरा स्कोरिंग पार्ट हो गया एक तरीके से, है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि ये वाला एक क्वेश्चन आएगा, इसको जल्दी करके निकलना भी है हमें। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या होता है, एक यहाँ पे देखो, एक ऑब्जर्वर की बात हो रही है। ठीक है, और इस वाले पार्ट में एक क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन होता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है,
और एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, तो दो चीजें बस इस वाले पार्ट में। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे? अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये दो टर्म यूज होते हैं, ये दो टर्म यूज होते हैं, बस इस टर्म्स को ध्यान रखना। इस वाले पार्ट में कहीं भी एलिवेशन या डिप्रेशन टाइप का कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, टेंथ में, टेंथ क्लास में आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे, बस सेम वही मेथड अप्लाई करना है। कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, उस ट्रायंगल को हमें सॉल्व करना है टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा को यूज करके। ठीक है, तो देखते हैं। अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 मीटर हाइट स्टैंड्स ऑन अ बिल्डिंग ऑफ 25 मीटर हाइट। ठीक है, तो एक 25 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसकी हाइट 25 मीटर है, इसके ऊपर में 5 मीटर का एक फ्लैग स्टाफ खड़ा है, तो इसके ऊपर का हाइट मान लो कि ये हमारे पास 5 मीटर का हो गया। ठीक है, तो टोटल लेंथ 30 हो गया। बोल रहा है फॉर अ ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर, है ना। एक ऑब्जर्वर है जो 30 मीटर हाइट पे खड़ा है, तो ऑब्जर्वर कहीं और एज्यूम कर लेते हैं, और क्योंकि टोटल लेंथ सेम है तो इसका मतलब ये भी 30 ही होगा। ठीक है, तो ये 30 मीटर हो गया। द फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग सबटेंड्स इक्वल एंगल, द डिस्टेंस ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोला यहाँ से यहाँ तक, और बेसिकली आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। वहां से निकालो या यहाँ से निकालो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा डी हो गया। अब एंगल्स की बात बोल रहा है, एंगल्स बोल रहा है कि दोनों एंगल्स वो सेम सबटेंड कर रहा है। कौन सा दोनों एंगल सेम सबटेंड कर रहा है? तो फॉर एन ऑब्जर्वर एट हाइट 30 मीटर द फ्लैग स्टैंड, है ना, द फ्लैग स्टाफ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, और ये वाला, तो ये वाला एक एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एंड द बिल्डिंग, और यहीं से वो बिल्डिंग को भी देख रहा है। ठीक है, तो टोटल बिल्डिंग का एंगल ये वाला एंगल है, ये वाला पार्ट, है ना। तो ये दोनों एंगल वो बोल रहा है थीटा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली बैठ नहीं रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना है, तो आपको ये चीज दिख जाएगी, ये दोनों एंगल पॉसिबल है कि सेम हो सकता है। सिंपल हम ट्रायंगल यूज करेंगे, कौन से वाले पार्ट में? पहले तो हम इस वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे, अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल ए बी सी में देखो, हमें ये लेंथ निकालनी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/d। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा, हम इस ट्रायंगल में करेंगे, लेकिन इस ये ए सी डी में हम, ए सी डी का हमें ये वाला एंगल यूज करना है, लेकिन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हमें बेस और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। तो फिर से हम ए बी डी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। और ट्रायंगल ए बी डी में अगर आप देखोगे तो आपके पास जो टेन एंगल, कंप्लीट एंगल कितना बन जाएगा? टू टू थीटा। तो टेन टू थीटा इक्वल टू टोटल लेंथ कितना हो गया? टोटल लेंथ ये वाला 30 डिवाइडेड बाई अभी भी ये लेंथ कितना है? डी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें क्या एलिमिनेट करना है? थीटा, क्योंकि थीटा हमारे पास अननोन नहीं है और हमें निकालना एक्चुअली में डी है। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा को हमें इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस करना है ताकि वो सॉल्व हो जाए। और टेन यहाँ पे एंगल एक्चुअली में डबल एंगल है, तो पहले हम इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, टेन टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इक्वल टू 30/d, है ना। सिंपल, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप सिंपली टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा?
ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स 5/d डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/d का होल स्क्वायर इक्वल टू 30/d। ठीक है, सिंपली इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है और सिंपली यहाँ से आपको d फाइंड करना है, फाइंड d। ठीक है, कोई सा भी इक्वेशन यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बस इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह और डिप्रेशन वगैरह कहीं कहीं पे यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप सॉल्व करना। ठीक है, इसका आंसर अगर आप देखोगे तो ये वाला आंसर आता है, चेक कर लेना आप, डी की वैल्यू फाइंड करोगे तो डी यहाँ से सिंपली ये निकल के आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि एक रिलेशन है। ठीक है, ये एक रिलेशन है आर, और यहाँ पे ये रिलेशन किस में डिफाइन है, जेड में डिफाइन है। ठीक है, तो रिलेशन ये जो है वो जेड टू जेड में ही डिफाइन हो रहा है और हमें डोमेन ऑफ आर की बात कर रहा है, और ये जेड क्या है हमारे पास, इंटीजर है। ठीक है, और ये जो एक्स और वाई है, ये कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इस चीज का। ये वाला इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ये वाला इक्वेशन एक्चुअली में है कौन सा, एक सर्कल का इक्वेशन है, और सर्कल नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली में डिस्क बन जाएगा। ठीक है, जिसका रेडियस ट्वाइस का होगा, और एक्चुअली में क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है तो ये इसके अंदर के पूरे रीजन को मार्क कर रहा है। ठीक है, मैं इसको ज्योमेट्रिकली लिख के बता रहा हूं आपको, है ना, कि कैसे ये चीज रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले पार्ट में ये वाला पॉइंट 2,0 हो गया, एंड पॉइंट की मार्किंग कर रहा हूं मैं, -2,0, 0,2 और 0,-2। ठीक ना, और ये इस रीजन के हर एक पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है एक्स और वाई, लेकिन सिर्फ कौन से पॉइंट्स को, एक्स और वाई एक्चुअली में किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो आपको देखना है कि इसके बीच में इंटीजर कौन कौन से पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर की बात अगर करोगे तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा इंटीजर है। एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक 0 है, एक 1 होगा यहाँ कहीं पे, और कहीं पे यहाँ पे 2 है। सेम लेफ्ट हैंड साइड में अगर आएंगे तो बीच में कहीं -1 होगा और यहाँ पे कहीं पे -2 है। क्योंकि डोमेन की बात कर रहा है तो डोमेन हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही चेक करते हैं, याद होगा आपको, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो डोमेन हम क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर पाएंगे, सिंपली आप वैल्यू देख लो कि इस वाले पार्ट में कौन कौन सा इंटीजर आ रहा है। तो एक -2 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, है ना। मेंस में कुछ भी टफ क्वेश्चंस आपके पास नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो आगे के क्वेश्चंस है, आगे के क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किसी और दिन। ठीक है, तो अभी तक ये 5 क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए। ठीक है, बस आपको मेथड्स देखने की कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो क्या क्वेश्चंस, क्या क्या चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करता है, वहां से मेरा क्वेश्चन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न में सेट करके चलना है ताकि हम करेक्ट डायरेक्शन में ही मूव करें, और करेक्ट डायरेक्शन में मूव करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना, टाइम बचता है हमारा। और यही बस टाइम मैनेजमेंट की चीज है, बाकी सब कुछ आपको आ ही रहा है ना, सब कुछ आपने किया ही है। टाइम सही तरीके से मैनेज होगा तो आप सारे क्वेश्चंस जल्दी कर पाओगे, है ना। एम ये रखना है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट देख पाए कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आ रहा है हमारे पास, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो काफी इजी होंगे, लेकिन
सिर्फ इसलिए हम नहीं कर पाए क्योंकि वो क्वेश्चंस हम देख नहीं पाए, तो वो भी थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक ना। तो इस चीज को मेंटेन करते हुए चलना है। बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पता चलेगा। और किसी पार्ट में अगर आपको लग रहा है कि डाउट है ना, किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस या पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो वो भी आप बोल सकते हो, है ना। आगे की क्लासों में हम उसको भी उस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आपको सॉल्व करके बता दूंगा, और उसमें जो सब कॉन्सेप्ट्स वगैरह यूज हो रहे हैं उन सबको हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जेई की प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। चलो, बाय।